नमस्कार। कारवां सितारों का और मैं यानी जेवी मनीषा, आज के कारवां की हम कदम। आज इस कारवां में जिस सितारे की चमक के रूबरू हम आपको लिए जा रहे हैं वे हैं श्री रघुवीर यादव। पच्चीस जून को जबलपुर में जन्मे श्री रघुवीर यादव हमारे कारवां के आज के सितारे, जिन्होंने कला से प्रेम किया और आज कला उनसे प्रेम करती है। घनी पलकें और बातें करती हुई आंखें, भोली सी मुस्कुराहट और बोलता हुआ व्यक्तित्व जिसमें अपनापन कूट कूट कर भरा हो। बातें करते तो यूं लगता कि कोई बेहद अपना परिवार का सदस्य कुछ कह रहा हो। अपने काम के लिए गए थे मुंबई और रघुवीर जी से मुलाकात हुई चाचा चौधरी के सेट पर। उनके पास बैठकर जो पल हमने गुजारे वो हमें यूं लगा मानो सागर के बीचों बीच कहीं किसी जहाज पर कोई घर हो अपना, जिसमें हो अपने परिवार के लोग। रघुवीर जी के साथ बैठकर हमने पलटे उनके जीवन के वो पन्ने जो अब अतीत हो चुके थे और आज भी उतने ही जीवंत थे जितने के तब। बचपन के वो नन्हे दिन बड़े बड़े खेलों में बीतते हैं, पर रघुवीर जी के जीवन में खेल भी कलात्मक था। संगीत से वे कहीं गहरे जुड़े हुए थे। सवेरे से संध्या तक संगीत उनके मीत सा उनके संग रहता। इसे घर के कुछ लोग पसंद करते और कुछ लोग समय की बर्बादी समझते। तो कैसा था वो खट्टा मीठा दौर बचपन का। जिंदगी मिलने से लेकर जिंदगी को जानने तक की उम्र होती है बचपन की, और इस बचपन के बारे में जानने के लिए जरूरी है कि हम जिंदगी के कुछ प्रारंभिक वर्षों में झांक कर देखें। मेरा ताल्लुक जबलपुर से रहा है। जबलपुर के छोटे से गांव में मेरी पैदाइश है और वहीं मेरी परवरिश और स्कूल जो भी एजुकेशन मेरी वहीं जबलपुर में हुई। एक छोटा सा गांव है और गांव के छोटे से स्कूल में पेड़ों के नीचे मैं पढ़ा करता था और वहीं सब कुछ था। तो सारी परवरिश और शिक्षा वहीं की, जबलपुर की मेरी। जिंदगी का वो दौर जब हमारा परिचय हमसे होने लगता है, हमें मालूम पड़ता है कि क्या हमें पसंद है और क्या हम करना चाहते हैं। इस दौर के बारे में रघुवीर जी क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से पूछें। कला से परिचय होने के बाद उन्होंने अपनी दिशा निर्धारित कर ली, पर उनका रुझान संगीत के प्रति ही था। पर चूंकि अभिनय उनकी नियति थी तो भला वे कैसे ठहरते संगीत के आंचल में। अभिनय की ओर वे कैसे बढ़े और कैसे था उनका प्रथम अनुभव, आइए उनकी बोलती आंखों से जाने। एक्चुअली एक्टिंग की तरफ तो मेरा कोई रुझान नहीं था। मेरा ताल्लुक रहा है म्यूज़िक से। तो बचपन में ही म्यूज़िक से मेरा ताल्लुक रहा। तो मैं जब वहाँ एक्चुअली जबलपुर में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं तो उसका सायरन बजा करता था सुबह, दोपहर में और शाम को। तो उस सायरन की आवाज़ मिला के मैं कुछ भी पता नहीं जो मेरे जहन में आता था मैं गाया करता था। तो ये कुछ जब तक मेरा स्कूल में नाम नहीं लिखा गया तब तक तो मैं इस तरह गाने से काम चला। तो सब लोग घर के लोग खुश हुआ करते थे कि गा लेता है। फिर मेरे नाना जी का एक मंदिर था जहाँ पे जन्माष्टमी और ये सब होता था, तो वहाँ पे वो कृष्ण जी की झांकी रखते थे। तो वो कुछ 10 दिन तक वहाँ फंक्शन हुआ करता था। तो उसमें कीर्तन करने वाले और बहुत सारे इस तरह गायक लोग आया करते थे जो मंडलियाँ आके रात भर गाया करती थी। वो सब सुनते रहते। तो वो सब बचपन से वैसा माहौल मिला मुझे। तो मैं एक्चुअली म्यूज़िक सीखना चाहता था। तो जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई तो फादर को बड़ा एतराज़ होता था कि ये हमेशा 24 घंटे गाता ही रहता रात दिन। तो बड़ी मार भी खाई मैंने इस वजह से कि वो छुड़वाना चाहते थे कि पहले पढ़ाई कर भाई, ये गाना वाना बाद में करना। लेकिन वो कहाँ शौक़ था मुझे गाने का, तो मैं उसको अलग नहीं कर पाया। फिर मुझे साइंस दिलवा दी गई। तो
साइंस ये कि वहाँ फैक्ट्री में कोई नौकरी मिल जाएगी, और मैं नौकरी के कतई पक्ष में नहीं था। मैं चाहता था कि कोई और काम करूँ, मैं जो मेरी मर्ज़ी है, जिस तरह से मैं जीना चाहता हूँ उस तरह से मैं जीना चाहता था। तो जाहिर है कि उनकी बात पे मैं राज़ी नहीं हुआ। खैर पढ़ाई किसी तरह मैट्रिक हायर सेकेंडरी तक तो मैंने कर ली। तो क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ फैक्ट्री में काम करने के बाद वो जैसे गाय को खूंटे से बांध देते हैं कि सुबह छोड़ दी, शाम को फिर वो लौट के घर आ गई, तो मैं उस तरह की ज़िंदगी पे यकीन नहीं करता था और करना भी नहीं चाहता था। तो मैं हायर सेकेंडरी के बाद घर से आया और मैंने एक पारसी थिएटर कंपनी, नाटक कंपनी ज्वाइन कर दी जो ललितपुर में थी। तो वहाँ मैं कुछ 6 साल रहा उस कंपनी में, नाटक कंपनी में। तो 6 साल के दौरान फिर वहाँ मुझे गाने की वजह से ही भर्ती किया गया था, और गाना गाते गाते फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब एक्टिंग भी करनी पड़ेगी, अकेले गाने से काम नहीं चलेगा। तो फिर मैंने वहीं फिर एक्टिंग भी शुरू की। पहले मैं सिपाही बना, भाला पकड़ के खड़ा हुआ था, मुझे याद है अभी भी। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते फिर मैंने और भी जो वहाँ के प्लेस हुआ करते थे, शेरी फराद, आँख का नशा, दिल्ली दरबार, समाज की भूल, रुस्तम सोहराब, और दही वाली एक प्ले हुआ करता था, समाज की भूल एक प्ले हुआ करता था, सीता बनवास, रूप बसंती, इस तरह के प्लेस में फिर मैंने काम करना शुरू किया। तो फिर वहाँ एक्टर बन गया। मैंने मजनू भी किया वहाँ। तो लेकिन वो भी पारसी थिएटर का पतन था जब मैंने ज्वाइन किया, तो वो कंपनी बिल्कुल ख़त्म होनी शुरू हो गई थी। अपने आप को थिएटर से जुड़कर तराशने के इरादे से वे आए दिल्ली और यहाँ आकर शामिल हुए एनएसडी में। पर क्या ये कहना सही होगा कि यहाँ पर वे अभिनय सीख रहे थे? चलिए आइए उन्हीं से ये जाने कि एनएसडी में उनका समय कैसे बीता। लखनऊ मैंने कुछ दिन थिएटर किया। उसके बाद मुझे वहाँ लखनऊ से पता लगा कि कोई एनएसडी ऐसी जगह है जहाँ थिएटर सिखाया जाता है। तो वहाँ से फिर मैं लखनऊ से दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने 3 साल ट्रेनिंग की, लेकिन उसमें भी मैंने स्टेज क्राफ्ट में किया, एक्टिंग में नहीं किया, स्पेशलाइजेशन जो था तो वो किया। फिर 10 साल मैं एनएसडी रेपर्टरी में था। उसके बाद फिर कुछ दिन और मैंने दिल्ली में थिएटर किया। उसके बाद फिर वहाँ से बॉम्बे आया। जबलपुर से ललितपुर, फिर ललितपुर से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई। कितना घुमावदार सफर था ये। रघुवीर जी ने अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व मेहनत को दिया। हर दिशा में स्वयं को परखने के बाद अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश उन्होंने हमेशा की। उन्होंने अपनी आंचलिक भाषा के प्रभाव को और उससे निवारण की कहानी को कुछ यूं कहा हमसे। एक तो पहली जो मुझे मेरी कमज़ोरी का धक्का लगा कि मैं जबलपुर बुंदेलखंडी बोली जाती वहाँ की ज़बान, वहाँ सा और शाह में कोई फ़र्क नहीं होता। तो जब मैं वो पारसी थिएटर कंपनी में भर्ती हुआ तो उन्होंने पूछा मुझसे क्या करते हो। मैंने कहा गाना गा लेते। उनका सुनाइए। तो मैंने उनको गाना सुनाया, तुझको खुशियाँ मुबारक है दिलरुबा, हाथ मलकर मेरी ज़िंदगी रह गई। तो खुशियाँ ये सब उन्होंने देखा तो हंसने लग गए। कहने लगे भाई ये क्या, तुम्हारा गाते तो ठीक हो, सुरीले हो, लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा ख़राब है। मैंने उनसे कहा जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाए। मैं सोचा तलफ़ुज़ कोई तबले से कोई ताल्लुक़ होगा इसका। तो मैंने कहा जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो बहुत मजाक उड़ाया गया। तो जब वो हंस रहे थे उस वक्त मैंने तय कर लिया था कि अब मैं इनको, अगर इन्होंने भर्ती कर लिया गलती से, तब मैं इनको सीख के दिखाऊंगा कि ज़बान क्या होती। फिर मैंने वहाँ उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी। तो वो सीखने के बाद फिर मेरी ज़बान धीरे धीरे रवां होती गई, साफ़ होती गई। फिर आगे, और उसकी वजह से भी मुझे ज़बान की वजह से बहुत फिर मज़ा भी आने लगा इस ज़बान में, उर्दू की ज़बान में। तो फिर मैं इसीलिए मैंने मजनू किया वहाँ। अगर मैं बुंदेलखंडी बोलता तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाता वो मजनू को। तो सबसे पहले तो अपनी एक मकसद बना लेने चाहिए, एक मंजिल बना लेनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। क्योंकि भटकाव बहुत आते हैं कि बीच में जो मेरे भी भटकाव है, कभी लगा कि फिर से नौकरी कर लूँ, क्योंकि कुछ बढ़ते हुए नज़र नहीं है, लगता ज़िंदगी ही ठहर गई है वो पारसी थिएटर में एक जगह। तो अगर मैं वहाँ रुका रहता तो अभी कहीं खाकी हाफ पैंट पहने बच्चे टहला रहा होता, मैं कुछ वही मेरी लाइफ होती। लेकिन क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता तो मैं लखनऊ आया। लखनऊ में मैंने स्ट्रगल किया
और वहाँ थिएटर करता रहा। और तब भी मैं सोच रहा कि ज़्यादा दिन मुझे लखनऊ नहीं रहना है, मुझे फिर इससे आगे बढ़ना है। फिर मुझे एनएचडी का इसलिए पता चला, फिर एनएचडी में आया। एनएचडी मैंने ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करते हुए बस इस तरह जो मुझे सीखने मिला मैं सीखता रहा और आगे। पर जो सफर तय कर रहा था उसके सामने थी एक मंजिल, एक लक्ष्य जिसे वो साधे हुए था। अर्जुन की भांति मछली की आंख पर अपनी निगाहें टिकाए रघुवीर जी ने जो प्रत्यंचा चढ़ाई उसे मत्स्य भेदन के बाद ही उतारा। अपने लक्ष्य के प्रति अपना मन स्थिर कर लेना व फिर अपनी मंजिल की ओर पांव बढ़ाना एक संघर्षपूर्ण सफर रहा। इस बारे में अपनी बात उन्होंने कुछ ऐसे कही। बॉम्बे में मैंने उस तरह की स्ट्रगल नहीं की। बॉम्बे में सिर्फ मुझे जिस तरह का मुझे काम करना है वो काम हासिल करने के लिए स्ट्रगल, वो तो शायद तमाम उम्र सारे एक्टरों को होती है कि अगर आपने कुछ अलग हटके कुछ करना चाहा तो वो स्ट्रगल फिर वैसी आपकी सोच में ही शुरू हो जाती है। अगर जो यहाँ जिस तरह का चल रहा है अगर उसी में मैं शामिल हो जाऊं तो फिर मैं इतना जो करके आया हूं और जो अभी चल रहा है उसमें जो लोग कर रहे हैं उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये तो आपको तय करना होता है कि करना क्या है, आपको क्या करना चाहते हैं। वो जो एहसास था वो बहुत खास था। तुम जो थे पास बहका अमल तास था। रेत पर 2 कदम ये लहर क्या चली, मन के हर कण पर भीगा सा एहसास था। सच में रघुवीर जी के साथ बिताया गया हर पल बहुत खास था। सागर से गहरे और विशाल व्यक्तित्व के स्वामी रघुवीर जी की हर बात में सार था। सोच में ऊर्जा थी, विचारों में ऊंचाई थी। उनके सानिध्य का हम पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन गहरी काली आंखों की पाक प्रभावशाली नजर हमें भीतर तक छू गई। लहर के लौटकर चले जाने के बाद जो रेत के पास रह जाता है वो होता है एक भीगा सा एहसास। हम भी उस सात्विक विचारों की लहर में भीग गए। चर्चा चाहे बचपन की हुई या युवावस्था की या फिर उनके फिल्मी जीवन के संघर्ष की, उनकी बेबाक बयानी ने हमें बेहद प्रभावित किया। उन्होंने किरदार को लंबाई से नहीं गहराई से चुना। हर किरदार की अदायगी से पहले उस किरदार का पूरा परिचय जानकर, परिवेश को समझकर, तब उसमें प्रवेश कर उसे पर्दे तक पहुंचाते हैं रघुवीर जी। शायद यही कारण है कि उनके किरदारों में किरदार की आत्मा झलकती है, रघुवीर जी का व्यक्तित्व नहीं। वैसे भी अभिनय तो स्वयं से बाहर निकलकर अपने आप को तजकर और किरदार में समाकर ही किया जा सकता है। उनके किरदार आमतौर पर लीक से हटे हुए होते हैं। इस तरह के काम को हाथ में लेने का क्या कारण था? आइए उन्हीं से जाने। इसलिए कि मैं लीक से हटा हुआ आदमी हूँ, मैं करना ही लीक से हट के काम चाहता हूँ। 1985 में मैसी साहब, फिर सलाम बॉम्बे, बहुचर्चित धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने, माया, धारावी, सूरज का 7वां घोड़ा, रुदाली, 1942 अ लव स्टोरी, बैंडिट क्वीन, खामोशी, दिल से, अर्थ, बवंडर, अशोका, डरना मना है, आंच, दीवार, गायब, द व्हाइट लैंड, वाटर और हाल ही में प्रदर्शित
एंथनी कौन है में रघुवीर जी ने दिल को छू जाने वाले अभिनय से सबका मन मोह लिया। सफलताओं से परिपूर्ण सफल में सफलता का श्रेय वे किसे देते हैं? हर इंसान के पहलू में एक दिल होता है और उस दिल की कुछ पसंद होती है तो कुछ नापसंद। रघुवीर यादव जी को लिखना और गाना तो बेहद पसंद है, लेकिन इसके अलावा उन्हें क्या पसंद है, आइए उन्हीं से पूछ लें। मुझे ईमानदारी और मेहनत बड़ी पसंद है कि आप जो भी करें सीख के ईमानदारी से और मेहनत से करें। तो मुझे जहाँ देखते हैं कि लोग फंसाना चाहते हैं ना कि किसी तरह भाई इसी को झूठ बोल के किसी तरह उलझा लीजिए, उसके बाद फिर अपनी तरह से निपट लेंगे, वहाँ मैं बहुत उखड़ जाता हूँ। मेरे ज़्यादातर अगर कभी किसी से अनबन हुई तो इन्हीं बातों पे हुई कि आप बेईमानी मत करिए, बस ईमानदारी से अगर काम करवाना चाहें तो आप ईमानदारी से करिए और मैं करूँगा तो ईमानदारी से करूँगा, बस मेरा यही मकसद है ज़िंदगी। फिल्मों के साथ साथ नाटकों से जुड़ाव अभी बाकी है। उनके जीवन का संगीत प्रेम फिर से मुखरित हो रहा है। कई फिल्मों में विज्ञापनों में रघुवीर जी की आवाज कानों में पड़ती है तो मन आंदोलित हो उठता है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति से जीवन के प्रति हमने जानना चाहा उनका विचार, तो उन्होंने ये कहा अपने संदेश में। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि मेहनत और ईमानदारी, इससे जीना चुराएं, बाकी एक मंजिल अपनी बना लें कि आपको क्या करना, और वो रास्ते में अगर कोई भटकाव आए तो मैं भटके ना, बस अपने रास्ते पे सीधे इधर उधर ना देके चलते जाएं तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जिंदगी में रघुवीर यादव जी हर पल मुस्कुराएं, सफलताएं हर मोड़ पर उनसे मिलने आएं। चाहे वो संगीत की दुनिया हो या फिल्मों का सफर, जो भी रास्ता हो उनके मार्ग में वक्त कलियां बिछाए, यही है हमारी शुभकामनाएं। समय किसी के लिए रुकता नहीं और वो नहीं रुका हमारे लिए भी, सरक गया हमारे हाथ से। इस कारवां के सफर के अगले सितारे से मुलाकात करवाने के लिए जरूरी है कि हम आपसे इजाजत लें। तो जेवी मनीषा को दें इजाजत। नमस्कार।